नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। राम मंदिर दान चोरी में सियासी और जांच दोनों मोर्चों पर नया मोड़ आ गया है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है और जांच का दायरा बढ़ाते हुए मुख्य आरोपी टिन्नू यादव के रिश्तेदारों और उसके करीबी नेटवर्क तक पहुंच गई है। पूछताछ, दस्तावेजों की पड़ताल और संदिग्ध लेन देन की जांच से कई नए सुराग मिलने का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज है। विपक्ष कानून व्यवस्था और मंदिर की सुरक्षा को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है। सीएम योगी कह चुके हैं कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आस्था, अपराध और सियासत के इस त्रिकोण ने इस मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राम मंदिर दान चोरी मामला न सिर्फ सियासी हलकों में बल्कि जांच में भी कई मोड़ और कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में ये मामला कहां तक जा सकता है? देखिए, कोई ऐसे खुलासे नहीं हो रहे, लेकिन खुलासे करने की कोशिश की जा रही है। जी, ये देखा जा रहा है कि पॉलिटिकली जिस तरीके से इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कर रही थी, योगी ने एक ही मास्टर स्ट्रोक, ये कहा जा सकता है कि उसमें सबको बता दिया कि देखो, राम मंदिर में दान की चोरी हुई है, एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। राम मंदिर में दान की चोरी जो हुई वो एक महापाप है, इसे भी स्वीकार करते हैं। लेकिन ये स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे माफ कर देंगे जिन्होंने ये पाप किया है, इसलिए पापियों को सजा दिलवाएंगे। स्वीकारोक्ति का मतलब यह है कि जितनी चोरी हुई है वो सब रिकवरी करेंगे, और स्वीकारोक्ति का मतलब यह है कि हमने राम मंदिर निर्माण के लिए दशकों तक आंदोलन किए, दशकों तक अपने घर परिवार को छोड़कर लोग कार सेवा करते रहे, घूमते रहे, दशकों तक इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, कोर्ट से लेकर ग्राउंड तक। तो ऐसे स्थिति में जो राजनीति करने के लिए सामने आने वाली पार्टियां हैं, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि जिसके निर्माण से रख रखाव तक जिस पार्टी ने, जिन संगठनों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, दुख उसको ज्यादा है, सियासत आप कर रहे हैं। और योगी ने यही बात एसआईटी के लिए भी, यही बात पुलिस को भी कही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कस्टडी में लिए जा रहे हैं। टिन्नू यादव, विनोद श्रीवास्तव को फिर से पुलिस कस्टडी में लाया गया, क्योंकि अब तक जो काउंटिंग में डायरेक्टली शामिल थे, ये दोनों काउंटिंग में डायरेक्ट शामिल नहीं था। टिन्नू यादव काउंटिंग करने वाले लोगों में शामिल नहीं था, इसको काउंटिंग की जिम्मेदारी नहीं थी। विनोद श्रीवास्तव ये सर्विलांस में ही था। टिन्नू यादव जैसे ताला खोलने, लगाने, स्ट्रांग रूम की चाबी तक की इसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये दोनों काउंटिंग में शामिल नहीं था। अब तक पुलिस ने क्या किया कि जो लोग काउंटिंग में शामिल थे, जो डायरेक्ट चुरा रहा था वहां से पैसा, उन लोगों से पूछताछ की, कुछ उन लोगों से तथ्य सामने आए, लेकिन किसी के पास ये जानकारी, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस दिन हमने कितनी चोरी की, अगले दिन कितनी चोरी की। तो इसलिए उन चोरी की रकम की काउंटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जब पैसों की गिनती होती थी तो जो अंतिम काउंटिंग के बाद 3-3 लेयर पर काउंटिंग होते थे, और उसके बाद जितने पैसे उस दिन के दान के चढ़ावा के आते थे उसका रिकॉर्ड रखा जाता था और फिर उसे बैंक में डिपॉजिट किया जाता था। लेकिन कितने चढ़ावा आए ये तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। पहले से कैसे पता चलेगा कि इस बक्से में कितने पैसे थे, उस बक्से में कितने पैसे थे, वो दान पात्र जो वहां रखा है उसमें कितने पैसे आए थे। तो इसलिए इसकी जानकारी तभी होगी जब इन लोगों के पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा। इसके रिश्तेदार, परिवार, चारों तरफ के लोग, इन लोगों ने कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसके आय के स्रोत कितने हैं, और आय के स्रोत से ज़्यादा पैसे जहां भी आए, चाहे ज़मीन में इन्वेस्ट हुआ, मकान में इन्वेस्ट हुआ, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हुआ, या फिर कुछ बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं, या फिर ज्वेलरी में इन्वेस्ट किया, ये सारे अगर इनके इनकम के सोर्सेस से ज़्यादा हैं तो फिर ये नहीं माना जाएगा कि आपने दूसरे लेवल पर कमाई की हो। कमाई का साधन कुछ और हो, कुछ भी कर सकते हो। बाहर से कमाने के लिए भी आपने कमाई करके जो पैसे इकट्ठे किए वो भी अब इस दान चोरी की रकम में ही शामिल होगा। मतलब आप केवल जेल नहीं जाओगे, बल्कि जेल जाने के साथ साथ कंगाल होगे, क्योंकि आपने केवल चोरी नहीं की है, करोड़ों हिंदुओं की, 140 करोड़ हिंदुओं की,
ये पूरे दुनिया की बात है, केवल भारत की बात नहीं है। पूरे दुनिया में कहीं भी हिंदू हैं वो भारत आते हैं तो उसके बाद उनकी आस्था अयोध्या में होती है, वो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी श्रद्धा है, आस्था जुड़ी हुई है। तो इन सब लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, ये एक चोरी मात्र नहीं है। इसलिए सजा जेल की मिलेगी कानूनी के स्तर पर, तो कानून बताता है कि चोरी की सजा क्या होगी। वो मंदिर में चोरी की सजा के लिए ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कानून के दायरे से बाहर रहकर कोर्ट सजा दे देगी। लेकिन सरकार क्या करेगी, योगी की सरकार क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी? पुलिस यही काम करेगी कि सजा तो दिलवाएगी, लेकिन इस चोरी के पाप की भागीदार आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जिन लोगों के नाम पर आपने पैसे दिए। अगर आपके घर में आपकी पत्नी बैठी है और आप 20,000 की नौकरी करके आते हो और हर रोज 20,000 लेकर उसको देते हो, तो उसने सवाल नहीं किया, और सवाल किया उसका जवाब अगर उसे मिला है, यानी उसे पता है कि ये राम मंदिर के दान पात्र से निकले हुए पैसे की चोरी करता है, तो वो उसने अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, वो भी जिम्मेदार है, उसके नाम से भी समन जारी हो रहा है। अगर आपके रिश्तेदार जिसके नाम से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और वो ये बात जानता है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, 20,000 की नौकरी करता है, ये 20 लाख की प्रॉपर्टी कहां से खरीद रहा, अगर आपने पूछा, उसने बताया, जानकारी आपके पास थी कि ये चोरी कर रहा है और आपने पुलिस से छिपाया है, आप भी सजा के भागीदार हो। तो इसलिए पूरे नेटवर्क की तलाश और इसके एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश ये पुलिस कर रही है। पुलिस का यही काम है, इंटरोगेशन करती है और उसके बाद अगली कड़ी तक पहुंचती है। यानी सबसे प्राइम टारगेट अभी है वो है इनको सजा दिलवाना, इनके आका को पकड़ना, और उसके बाद जितने पैसे, जितने रकम की चोरी राम मंदिर से हुई है उन सब की रिकवरी करना, और इस काम में पुलिस लगी हुई है। दूसरे स्तर पर जो एसआईटी की भूमिका है, ये फाइनल रिपोर्ट आने वाला है। एसआईटी का मेन काम यही रहा कि अब तक जो हुआ, पिछले 4-5 सालों में जो हुआ, पैसे आए गए, पैसे किस लेवल पर सुरक्षित थे, और अगर असुरक्षित थे तो उसके सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी थी, मैनेजमेंट में कैसे सुधार किया जाना चाहिए, और अभी तक जो डायरेक्ट चोर थे, यानी कि चोरी कर रहे थे, पैसे उड़ा रहे थे, उसकी जानकारी किसके पास हो सकती थी, या फिर किसने लापरवाही की, या फिर जानबूझकर किसने छिपाया, या फिर उसमें हिस्सेदार कौन था। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का काम है वो एसआईटी का है, और आगे कैसी व्यवस्था होनी चाहिए वो एसआईटी की जिम्मेदारी है, जो रिपोर्ट में आएगा। और उसी प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर मैनेजमेंट के लिए एक नया पद क्रिएट किया गया है कि राम मंदिर में सीईओ होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए। उसके लिए एप्लीकेशन निकाले गए और उसमें पहले दिन ही 24 घंटा के अंदर 756 एप्लीकेशन आए हैं, 24 घंटा के अंदर। और कमेटी का मानना है कि अभी कम से कम तो 2000 एप्लीकेशन आएंगे, जब पहले दिन ही इतने आ गए। और सारे एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, कुछ आरबी के ऑफिसर्स रहे हैं, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सारे एक्सपीरियंस हैं। तो इसलिए सीईओ की भूमिका जो होगी को पूरे मैनेजमेंट का देखभाल करना कि कैसे कैसे राम मंदिर का प्रशासन चल सकता है, वहां पर आने वाले लोग, दर्शन करने वाले लोग, अगर कुछ लोगों के साथ यानी वीआईपी पास के नाम पर उससे ठगी की जा रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, सिक्योरिटी कैसे टाइट की जाए, चोरी आगे ना हो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, मैनेजमेंट देखना। क्योंकि अभी जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं हैं, चाहे चंपत राय ही क्यों ना हो, चाहे आशीष मित्रा ही क्यों ना हो, या फिर चाहे गोविंद गिरी ही क्यों ना हो जो ट्रेजरर हैं, या फिर महंत राम गोपाल ही क्यों ना हो। ये सारे जो लोग हैं वो कुछ संत महात्मा हैं, कुछ बीएचपी से जुड़े हुए, कुछ संघ से जुड़े हुए लोग जो आंदोलन किए हैं, जो मेहनत किए हैं, जो समर्पण किए हैं, लेकिन फिर भी इनके पास वो मैनेजमेंट स्किल नहीं थी। जिस तरीके से बनाया गया था नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण समिति का चेयरमैन, जो राम मंदिर निर्माण के लिए जरूरत थी मैनेजमेंट की कि कहां से क्या सामान आएगा, कैसे बनेगा, कहां से पैसे आएंगे, कैसे खर्च किए जा सकते हैं,
तो इसलिए वैसे एक्सपीरियंस व्यक्ति की जरूरत यहां भी पूरे मैनेजमेंट की देखभाल के लिए है। तो ये परिवर्तन हो रहे हैं और इन लोगों ने जो एजेंडा बनाकर रखा था कि इससे पूरे हिंदू समाज को बदनाम करो कि देखो तुम्हारे मंदिर में तो चोरी हो जाती है, इससे दान की रकम को कम करो, यानी कि मंदिर में दान देने के लिए लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हो कि मेरा पैसा चोरी तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को अभी इसी समय किसी भी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि कोई कंफ्यूजन अब क्रिएट नहीं होना चाहिए। और यही आधार है कि कहा जाता है कभी कभी छोटी सी गलती हो जाती है और छोटी सी गलती कोई बड़ी गलती हो सकती थी, उससे पहले वो छोटी गलती पकड़ी जाए तो बड़ी गलती होने की संभावना को ही खत्म कर दिया जाता है। और ये चोरी की घटना यही दिखा रही है कि अचानक से एक तरह से भगवान राम की ही बात थी कि छोटी छोटी चोरियां हो रही थी, उन्होंने ही इसे उजागर करवाया और उन्होंने ही सुधार की पूरी व्यवस्था के लिए एक दिशा तय की है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राम मंदिर से जुड़ा ये मामला अब सिर्फ चोरी तक का नहीं रह गया, बल्कि आस्था, कानून और राजनीति तीनों के केंद्र में है। एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जरूर जुटा है, जबकि सरकार निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रही। अब सभी की नजरें एसआईटी की अगली कार्रवाई और जांच के अंतिम निष्कर्ष की ओर इस बात पर टिकी हैं, क्या इस पूरे मामले से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों तक कानून का हाथ पहुंच पाएगा या नहीं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।